हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेशन के कौन से टाइप्स होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना रेस्पिरेशन। तो हम लोगों को ये समझना है रेस्पिरेशन होता क्या है। तो हम लोगों के पास दो टर्म आती है, एक ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हम लोग सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं। देखो, ब्रीदिंग क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करना नोज़ के थ्रू, तो वो हो गया हमारे पास इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, मतलब ऑक्सीजन को का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी को रिलीज़ करना। मतलब हमारे पास कोई फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल से हम लोगों को एनर्जी को रिलीज़ करना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड से एनर्जी को रिलीज़ करना ही कहलाता है रेस्पिरेशन, इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन हो गया। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं कि इसमें होता क्या है। हमारे पास कोई फूड पार्टिकल है, उससे एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब फूड पार्टिकल से एनर्जी बनाने का ये जो पूरा प्रोसेस है कि एनर्जी किस तरीके से बनी, वो पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। मतलब ब्रीदिंग तो होगी ही होगी, ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस हो गया जैसे अभी हम लोगों ने समझा। तो इसमें ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से मिलेगी, एयर से मिलेगी, ऑक्सीजन का इंटेक हुआ। उस ऑक्सीजन का जो इंटेक हुआ है, उस ऑक्सीजन का यूज़ हमारी बॉडी की जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ हैं, वो बॉडी की सेल्स या टिश्यूज़ इस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगी और उस ऑक्सीजन की मदद से इस फूड पार्टिकल को बर्न करेंगी। इस फूड पार्टिकल को बर्न करने से क्या होगा, वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाएगी। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा, एनर्जी बन जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी इस फूड पार्टिकल से। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जब ये प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगी पूरी, ऑक्सीजन का फूड के साथ रिएक्शन होगा, बर्निंग होगी, तो बर्निंग से प्रोडक्ट्स बने, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी बन गया, ये रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है, तो इसको रिमूव करना होता है हमारी बॉडी से। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट भी होते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही समझा था कि ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है, वो रिमूव होता है बॉडी से। तो ये ब्रीदिंग के अंदर आ गया। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक फूड पार्टिकल है। ये जो फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया। ऑक्सीजन आए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर दिया। तो इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ एनर्जी भी बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस देखने को हमें मिलता है, फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फूड हमारे पास जनरली ग्लूकोज की फॉर्म में ही होगा, ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये हमारे पास फूड पार्टिकल हो गया। ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना दी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इधर वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका हमारी बॉडी से क्या होना है, रिमूवल होना है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस किस चीज़ के अंदर हो रहा है, ये हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर हो रहा है। हम लोगों ने बोला ना अभी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, बॉडी सेल्स होती है, वो इस फूड पार्टिकल से एनर्जी को रिलीज़ कराती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहते हैं, बॉडी सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने इधर समझ लिया रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगर ये लाइफ प्रोसेस ना हो तो लाइफ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि किस बेस पर हम लोगों ने रेस्पिरेशन को डिवाइड किया है, यानी कैटेगराइज किया हुआ है। तो रेस्पिरेशन के टाइप की बात करें तो हमारे नेचर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और फूड पार्टिकल से एनर्जी को रिलीज़ कर लेते हैं, तो ये रेस्पिरेशन के अंदर हो गया। लेकिन नेचर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फूड पार्टिकल से एनर्जी को रिलीज़ कर लेते हैं। तो इसी बेस पर जो रेस्पिरेशन है उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और जो सेकंड है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी के बारे में हम लोगों को अब समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करेगा और फूड पार्टिकल से एनर्जी को रिलीज़ करेगा, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है और फूड पार्टिकल से एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। उसके अंदर उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, तो ऑक्सीजन की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप्स में होता क्या है बस। और सेकंड जो हमारे पास है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है पूरा प्रोसेस। तो ये दो टाइप के हमारे पास रेस्पिरेशन हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पूरा प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इन सब के इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को क्या किया है, ये ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 मतलब इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन शुगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसके अंदर 6 कार्बन शुगर है। ये एक शुगर होता है ये, तो ये 6 कार्बन 6 कार्बन शुगर होती है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आगे प्रोसेस में जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ये काम क्या है, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब साइटोप्लाज्म में होने के बाद ये जो ग्लूकोज होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनाता है। ये रिएक्शन करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनाता है वो होता है एनर्जी। तो ये दो प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं, एक पायरुविक एसिड और दूसरा एनर्जी। ये जो पायरुविक एसिड होता है ये 3 कार्बन शुगर होती है, 3 कार्बन का होता है। तो ये 3 कार्बन का हो गया और यह एनर्जी बनती है। ये दो मेन प्रोडक्ट होते हैं बस। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होगा पायरुविक एसिड और एनर्जी के अंदर, पायरुविक एसिड और एनर्जी बनाएगा। इसको बनाने के बाद ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो तो हमारी बॉडी यूज़ करेगी ही करेगी, लेकिन ये जो पायरुविक एसिड है ये भी आगे फर्दर डिवाइड होगा, और ये फर्दर जो डिवाइड होगा वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेस पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये जो पायरुविक एसिड है, सबसे पहले ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट क्या है, इसके अंदर O2 प्रेजेंट है। पहली चीज़ तो ये इसके अंदर O2 प्रेजेंट है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो पायरुविक एसिड है
ये 3 प्रोडक्ट बना देगा। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई, इसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की इधर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना दी। ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस होता कहाँ है? ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इधर हम लोग लिख देते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा पूरा प्रोसेस। इसको एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं। हम लोगों ने समझा था सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए सेलुलर। सेल के अंदर भी ये वाला जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम लोगों ने इधर रिएक्शन देखी पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हुए, मतलब पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीजन की कमी में, मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी कंप्लीट सप्लाई नहीं है, एक लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोग लिखेंगे इधर, लैक ऑफ O2। तो इधर ऑक्सीजन की क्या है? कमी है, तो इधर लिखेंगे लैक ऑफ O2। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई इधर नहीं मिल रही, इधर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई में था, इधर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है मसल्स के अंदर, तो इधर लिख देंगे इन मसल्स, इन मसल। तो ये मसल्स के अंदर होती है ये प्रोसेस। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस सीधे मसल्स में होगी, क्योंकि वो प्रोसेस सिर्फ मसल्स के अंदर ही हो सकती है। और मसल्स में होने के बाद ये जो 2 प्रोडक्ट बनाएगा उन प्रोडक्ट के नाम क्या होंगे? पहला लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, और दूसरा ये बनाएगा एनर्जी। तो हम लोग देख सकते हैं एनर्जी हमें इस वाली रिएक्शन में भी मिली थी और एनर्जी इस रिएक्शन में भी मिल रही है। इधर लैक्टिक एसिड बनता है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कितना कार्बन का? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल अभी भी उतने ही हैं, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है और ये पूरा प्रोसेस मसल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है कि जो कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या ज़्यादा दौड़ने से जो मसल्स में पेन होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की हम लोगों को ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन हम लोगों को प्रॉपर मिल नहीं पाती, इसलिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई पहुँचे। जब तक ये प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुँचती तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब वो ग्लूकोज जो हम लोगों ने फूड खाया है, फूड पायरुविक एसिड में तो ब्रेक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की हमारे पास कमी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना पहुंचने की वजह से ये जो पायरुविक एसिड होता है वो मसल्स के अंदर ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी तो मिलती है लेकिन कम एनर्जी मिलती है इस वाले रिएक्शन के कंपैरिजन में। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये एसिडिक है, इसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तो ये पेन करता है, तो इस वजह से मसल्स के अंदर पेन महसूस होता है, फील होता है। तो लैक्टिक एसिड ही इसका वजह है, इसका कारण है जिसकी वजह से मसल के अंदर पेन होता है। तो ये 2 हमारे पास रिएक्शंस होगी। तीसरा जो हमारे पास है वो है जब ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, मतलब ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, तो इधर लिख देंगे एब्सेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं। ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होता है या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर होता है, यानी इनके प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, यीस्ट होगा, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को इसलिए हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इधर हम लोग ले लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस है और यीस्ट के प्रेजेंट में हो रहा है, और ये जो पूरा रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास इथेनॉल,
इथेनॉल जो कि एक इधर मैं लिख देता हूँ आपको, जो इसका फॉर्मूला है वो होता है C2H5OH। ये मतलब एक 2 कार्बन प्रोडक्ट, तो इधर लिख लेंगे 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये। इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और एनर्जी भी बनाएगा। तो ये 3 रिएक्शन हम लोगों ने इधर देख ली, एक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में, एक ऑक्सीजन की लैक में, और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इथेनॉल क्या होता है ये आपको चैप्टर 4 के अंदर पता चलेगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी रिएक्शंस में एनर्जी ज़रूर बन रही है, इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी तब बनेगी, जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो एनर्जी कम बनेगी इस रिएक्शन के कंपैरिजन में, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो एनर्जी उससे भी ज़्यादा कम बनेगी, मतलब सबसे कम एनर्जी इस रिएक्शन में बनती है। और ये जो रिएक्शन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का नंबर 2 है, इसलिए मैं इधर नंबर 2 लिख देता हूँ। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया, और ये वाली जो रिएक्शन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं ये लैक ऑफ O2 वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी। इधर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है लेकिन कम है, लिमिटेड है। ये रिएक्शन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कम्प्लीटली सप्लाई, प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। इधर प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एग्जाम्पल है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ही एग्जाम्पल, एनारोबिक के हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए, ये वाला और ये वाला। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक चीज़ हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, वो है एटीपी। एटीपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग एटीपी की। एटीपी क्या है, जिससे हम लोगों को थोड़ा ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि एनर्जी का एक्चुअली हुआ क्या और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो एटीपी की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि फूड से एनर्जी बन गई, मतलब एनर्जी रिलीज़ हो गई। अब इस एनर्जी का यूज़ तो हमारी बॉडी की सेल्स ही करेंगे, जिससे हम लोग जो भी वर्क है उस वर्क को कर सकें। तो ये एटीपी के बारे में समझ लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये होती है एनर्जी करेंसी। तो इधर लिख देंगे एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी मतलब जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की, तो ये यहाँ से एनर्जी लेगी, मतलब करेंसी है, इसको खर्च करेगी और एनर्जी का यूज़ करके हमारी बॉडी की जो भी वर्क है वो उसको कंप्लीट कर देगी। तो ये एनर्जी करेंसी होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो एनर्जी हम लोगों ने फूड से ली है, ठीक है, बन गई। अब ये जो फूड से एनर्जी बन रही है हम लोग इसका यूज़ तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग एनर्जी बनी और उसका हम लोगों ने यूज़ तुरंत कर लिया तो ऐसा तो सारी एनर्जी फिनिश हो जाएगी। तो इसलिए, और हम लोग तुरंत हर बार लगातार खाना तो खा नहीं सकते, फूड ले नहीं सकते, तो इस वजह से ये जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है, स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। तो इसके 2 मेन फंक्शन, पहला तो ये एनर्जी करेंसी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये फूड एनर्जी को स्टोर करती है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो इधर हम लोग लिख देते हैं ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोगों ने इधर समझ ली। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जो एटीपी होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है और कहलाता है एनर्जी करेंसी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल के अंदर पहले से ही मौजूद कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एडीपी। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, तो इधर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस इनऑर्गेनिक, आई से इनऑर्गेनिक और पी से फॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है किसके प्रेजेंस में? एनर्जी। क्योंकि उस एनर्जी को स्टोर कैसे करेगा इसको अब मैं समझा रहा हूँ। ये इस रिएक्शन की मदद से, ये एनर्जी कहाँ से बनी? रेस्पिरेशन से आई, फॉर रेस्पिरेशन। ये एनर्जी रेस्पिरेशन से आई। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी आई, इस एनर्जी के प्रेजेंस में ये जो एडीपी और फॉस्फेट आयन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इधर लिख लेते हैं प्रेजेंट इन सेल। तो इस सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी आई इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं?
सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एडीपी और फॉस्फेटाइन। ये एडीपी और फॉस्फेटाइन आपस में कंबाइन करते हैं एनर्जी के साथ, एनर्जी को यूज़ करके इसको कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद बना देते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एनर्जी करेंसी, जिसके पास हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस फॉर्म में स्टोर होती है। और जब भी हमारी बॉडी को एटीपी की ज़रूरत, यानी जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो इस एटीपी का यूज़ करेगा और वर्क कर देगा, जो भी उसको वर्क करना होगा। ठीक है, तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट यहाँ से आया, 2 फॉस्फेट जुड़ गए मतलब 3 फॉस्फेट हो गए, एनर्जी को स्टोर कर लिया। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट आ गए इधर, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेटाइन के साथ गया और ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट बन गए। तो ये था हमारे पास पूरा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को समझना है इसके अंदर इस सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन के जो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कंपैरिजन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। हम लोग इसके बारे में समझ तो चुके हैं, लेकिन बस पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे हम लोगों को एग्जाम में लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली बात, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए लिख देते हैं ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसको, ये बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, इसके अंदर जो पॉइंट है वो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना भी हो सकता है। तो इधर लिख लेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, सेकंड मेन डिफरेंस जो दोनों के अंदर देखने को मिलता है वो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, मतलब इसकी जो साइट है, साइट क्या है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसकी जो साइट है इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो साइट होती है वो होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जनरली ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, लेकिन किन्हीं कंडीशंस के प्रेजेंस में होता है, जैसा अभी मैं बताऊंगा। तीसरी चीज़, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब जो फाइनली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वो कौन से होते हैं, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर की बात करें, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है, एंड प्रोडक्ट जो है इसका, इसके अंदर एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। तो इधर लिख देंगे अल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड। ठीक है, और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो देखने को मिलता है वो होता है इन दोनों के बीच में, इसके अंदर एनर्जी जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बनेगी। तो इधर लिख देते हैं हाई एनर्जी रिलीज्ड, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज़ होगी। इसके अंदर जो एनर्जी बनेगी वो इतनी हाई अमाउंट में नहीं होगी, तो इधर लिख लेंगे लो और लेस एनर्जी रिलीज्ड, तो इसके अंदर एनर्जी कम रिलीज होती है। फ्रेंड्स, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोल रहा था कि साइट मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और इसकी साइट जो है वो साइटोप्लाज्म होगी। हम लोगों ने उधर देखा था मसल और ईस्ट के बारे में भी, तो मसल मतलब ये मसल्स की सेल के अंदर होगी, स्पेशली मसल की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होगी, और ये ईस्ट के प्रेजेंस में भी होगी। तो इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है रिएक्शन और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किन ऑर्गन्स के थ्रू कैसे होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस
तो गैसेस का एक्सचेंज रेस्पिरेशन में किस तरीके से होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास अमीबा हो गया, अमीबा हो गया या प्लेनेरिया हो गया, ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, इधर लिख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म हो गया अर्थवर्म हो गया हमारे पास। ये जो अर्थवर्म है इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो स्किन के थ्रू होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका, जिधर से वो रेस्पिरेशन करेगा और फिर एक्सचेंज करेगा गैसेस का। एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग गैसेस चाहिए होती है, लेकिन इनकी जो एक्सचेंज साइट होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अब बात करें फ़िश की, फ़िश के पास हमारे ऐसे लंग्स तो होते नहीं, तो फ़िश जो होती है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, फ़िश हो गया और भी एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉन हो गया। तो इन सब के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गिल्स हो गया, वो हो गया गिल्स। तो ये गिल्स के थ्रू करते हैं। और हम बात करें जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच है, या ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया। और हम लोग बात करते हैं कुछ एनिमल जो कि लैंड एनिमल्स है, जैसे कि ह्यूमन हो गया या बर्ड्स हो गए, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन्स और बर्ड्स के अंदर भी बात करेंगे कहाँ से होता है। तो कॉकरोच और ग्रास हॉपर के अंदर कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, ये मिलता है हम लोगों को ट्रेकिया के थ्रू। किधर से होगा, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में ही गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं ये, ट्रेकिया में या स्पायरिकल्स में, ठीक है। तो ट्रेकिया एंड स्पायरिकल्स इसके अंदर होता है, इनके थ्रू होता है इनका गैसेस एक्सचेंज। और ह्यूमन में और बर्ड्स में होता है लंग्स के थ्रू। ह्यूमन्स का तो हम लोग जानते हैं, ये लंग्स, हम लोग लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट देख ली है, जो कि एडिशनल थी, बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी रेस्पिरेशन की, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, स्पेशली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो उसके टाइप थे, ठीक है, उसके डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के बीच में, वो भी हम लोगों ने बात करी। तीसरी चीज़ हम लोगों ने बात करी इसके अंदर एटीपी की, कि एटीपी क्या है, एटीपी किस तरीके से बनता है, मतलब जो एनर्जी हम लोगों ने फूड से बनाई उसको किस तरीके से स्टोर करते हैं। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज़ थी वो थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, गैसेस का एक्सचेंज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होता है, और वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो हम लोगों ने कुछ एनिमल्स देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।